नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम. When we are talking about equilibrium, many things come in our mind. Many students have only one factor कि उनको क्या क्या डर लगता है. इस स्टेज पर अगर डरोगे तो क्या काम करोगे? तो इक्विलिब्रियम के दो हिस्से हैं आपके पास. एक हिस्सा है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक हिस्सा आयन इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम में मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है बच्चों को दो चीजें मेन डिस्टर्ब करती हैं. वही मैंने आपको डिटेल शीट में लिख कर दिया है. एक रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोशेंट और कंसंट्रेशन कोशेंट. दूसरा इफेक्ट ऑफ आइडियल गैसेस ऑन इक्विलिब्रियम. हमने कहा हमारे पास एक रिएक्शन हुआ A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी. क्योंकि इक्विलिब्रियम में ड्राइविंग फोर्स गुड इनफ होती है, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है. तो जब सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट रिएक्शन वेसल में पड़े हों तो पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है. तो रिएक्शन कैन अटेन इक्विलिब्रियम फ्रॉम एनी ऑफ द डायरेक्शन. तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहां से लेगा? या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से या बैकवर्ड डायरेक्शन से. हमने कहा Q और K में क्या डिफरेंस है? Q इज द कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D अपॉन A इंटू B एट एनी स्टेज. इसको मैं किसी भी स्टेज पर कैलकुलेट कर सकता हूं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो है वो C इंटू D अपॉन A इंटू B ओनली एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम एंड स्टेट ऑफ द रिएक्शन है. तो Q और K का जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल वो दोनों का सेम है, लेकिन Q किसी भी स्टेज पर किसी भी टाइम पर कैलकुलेट हो सकता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम पर होता है. लेकिन इक्विलिब्रियम फाइनल डेस्टिनी है रिएक्शन की. तो अगर Q की वैल्यू लेस देन K है, इसका मतलब Q K तक पहुंचना चाहता है. इसलिए इस एक्सप्रेशन में 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स आएगा. तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आपने ये चीज कब लगानी है? जब आपके पास सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट रिएक्शन वेसल में दिए हैं. जब सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट रिएक्शन वेसल में गिवन हैं तो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम पर आ सकता है. तो Q इज लेस देन K, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा. सेकंड कंडीशन है Q इज ग्रेटर देन K. Q ग्रेटर देन K है तो प्रोडक्ट को कंज्यूम होना है और रिएक्टेंट को बनना है. तो आपके पास रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अगर आपके पास रिएक्शन में Q की वैल्यू K से बड़ी है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा. आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. अगर आपके पास Q और K बराबर हैं देन देयर इज नो चेंज. नो चेंज का मतलब यहां पर रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है. तो आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन के नाम से, डायरेक्शन प्रिडिक्शन के नाम से पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मदद करता है डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए. लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्शन तभी प्रिडिक्ट कर पाएगा जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पड़े हैं. अगर एक भी रिएक्टेंट जीरो होगा तो रिएक्शन उसे बनाने के लिए दौड़ पड़ेगा. अगर एक भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या एक भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है तो रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है.
C 0 है तो C की तरफ जाएगा, A और B 0 हैं तो A और B की तरफ आएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा हम तब बोलते हैं जब A, B, C और D सब किसी ना किसी अमाउंट में रिएक्शन वेसल में मौजूद हैं। राइट, क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ आइडियल गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की जब हम बात करते हैं तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जो है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का मीनिंग है कि रिएक्शन वेसल में हमने एक नॉन रिएक्टिव गैस डाली जिसने ना रिएक्टेंट से रिएक्ट करना है ना प्रोडक्ट से रिएक्ट करना है। तो इनर्ट गैस डालने का फर्क क्या पड़ेगा? इनर्ट गैस डालने का फर्क क्या पड़ेगा? इनर्ट गैस का मतलब है वो गैस जो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं कर रही। हमने कहा इसके दो केसेस बनते हैं। एक हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड की, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड की, सो देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन। जब नो चेंज इन कंसंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जब हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से रिएक्शन वेसल में ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जब हम इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करने पर देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जब कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रीजनरेट करने भागता है तो टूवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स जाता है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर हायर नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हों। अगर मेरे पास अमोनिया की डीकंपोजिशन हो रही है, N2 गैस और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मेरे पास 2SO2 प्लस O2 गिव राइज टू 2SO3 बन रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मेरे पास H2 प्लस I2 गिव राइज टू 2HI बन रहा है तो रिएक्शन किसी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं आए होगा। तो हमारे पास जब तक नंबर ऑफ मोल्स का चेंज नहीं है तब तक इनर्ट गैस की एडिशन का इफेक्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास रिएक्शन है H2 plus I2 give rise to HI, then why I will waste the time in checking whether it is constant volume or constant pressure? अगर मेरे पास रिएक्शन है N2O2 give rise to 2NO, there is no effect. जब तक नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट नहीं होंगे तब तक इनर्ट गैस की एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब आपको इनर्ट गैस की एडिशन का इफेक्ट स्टडी करना हो सो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं है इसलिए इफेक्ट नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसलिए टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स मूव कर रहा है। हाँ जी, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई क्वेरी किसी की? नहीं है। तो नेक्स्ट मैंने टॉपिक आपको दिया हुआ है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
और बफर सॉल्यूशन। जब हम बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टर्म का मीनिंग क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहता है कि हमारे पास कोई एक सॉल्ट है AB, हमने इस AB सॉल्ट को पानी में ऐड किया, पानी में ऐड करने के बाद ये A पॉजिटिव एक्वस और B नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया। हमें नहीं पता कि ये A पॉजिटिव B नेगेटिव में रहेगा या HA प्लस B नेगेटिव में आएगा, HA नहीं आएगा, सॉरी, AOH प्लस B नेगेटिव में आएगा या A पॉजिटिव प्लस HB में आएगा या HA प्लस HB में आएगा। हमने तो सॉल्ट को पानी में ऐड कर दिया। ये केटायन और एनायन के बीच में रहेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। ये AOH और B नेगेटिव में आएगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना होगा। ये A पॉजिटिव और HB में आएगा जब ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, और HA HB में आएगा जब वीक एसिड वीक बेस से बना होगा। हमने अपनी तरफ से एक सॉल्ट को सॉल्यूशन में ऐड किया और उस सॉल्ट ने केटायन और एनायन में डिसोशिएट होकर उन केटायंस और एनायंस को एज इट इज मेंटेन किया। इसका मतलब केटायन और एनायन दोनों स्टेबल हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अगर केटायन बदल गया सॉल्यूशन में जाकर, उसने वाटर को डिसोशिएट करके OH खींच लिया, इसका मतलब केटायन अनस्टेबल था और अनस्टेबल केटायन वीक बेस से आएगा। अगर एनायन ने ऐसा किया तो एनायन अनस्टेबल था, वो वीक एसिड से आएगा। अगर दोनों ने ऐसा किया तो दोनों के दोनों वीक से आए हैं। इसका मतलब फर्स्ट केस में मैं कहूंगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुई है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस उन्हीं में होगी जिसमें वीक बेस से सॉल्ट बनाया होगा। यहां मैं कहूंगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुई है कि एनायन डिसोशिएट हुआ है और उसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से ऐसा अपीयर हुआ। यहां मैं कहूंगा कि कैटायन और एनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस हुई है। तो कैटायन और एनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस हुई, दोनों ने एसिड और बेस जनरेट कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास AB सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट है या स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो A पॉजिटिव B नेगेटिव में ही रहेगा और मैं उसके किसी कंसेप्ट पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा सिवाय इसके कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP कहलाएगा। ये कब होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इज वेरी लो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों सॉल्ट का फीचर है। मैं अपनी तरफ से पानी में सॉल्ट ही डाल रहा हूं, लेकिन सॉल्ट से जो कैटायन एनायन बने हैं वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में हैं, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, और वो बहुत पुअर अमाउंट में है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो जब मैं नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट से स्टडी कर रहा हूं, तो या तो मैं उसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैटेगरी में डालूंगा या मैं उसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ऐड करूंगा। अब जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बना रहा हूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास पीएच की बात तो होगी ही होगी। तो मेरे पास 4 तरह के सॉल्ट सॉल्यूशन हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। मेरे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, या वीक एसिड वीक बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो pH विल बी हाफ ऑफ pKw एंड इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो ना सॉल्यूशन में फ्री H पॉजिटिव है, ना सॉल्यूशन में
फ्री OH नेगेटिव है। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात होगी तो हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C की बात होगी। जब वीक बेस होगा तो हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C होगा। जब दोनों वीक होंगे तो हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। तो इसका मतलब मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये कैंसिल हो गए, ये एज इट इज आ गए। यू कैन से सो। अगर मुझे इसके फॉर्मूले कोई तैयार करना है, मैंने सारे फॉर्मूले इस ढंग से लिए हैं कि सब में स्टार्टिंग में मैंने हाफ लगा दिया, मैंने कोई मिक्सिंग नहीं की जैसा हम रेगुलर क्लास में करते, ताकि आपके लिए फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना आए। एसिड है, पीएच एसिड की प्रॉपर्टी होती है इसलिए प्लस है, बेस वीक है, पीएच एसिड की प्रॉपर्टी है इसलिए माइनस है। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। इसलिए आपके लिए फॉर्मूले याद करने आसान हो जाएंगे अगर आप ऐसा कोई कंसेप्ट लगा रहे हैं, राइट। आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से इंडिपेंडेंट रहते हैं। ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ना वीक एसिड वीक बेस की पीएच में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। तो वापस एक बार रिवाइज करवाऊं, जब मेरे पास सॉल्ट को पानी में डाला जाएगा तो 5 बिहेवियर होंगे। 4 बिहेवियर कॉमन है जब आयनिक कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट है, एक बिहेवियर डिफरेंट है जब कंसंट्रेशन इनसिग्निफिकेंट है। जब कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट है, या तो कैटायन और एनायन सेम रहेंगे, या कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी, या दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी। जब कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, एनायन एज इट इज रहेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक, एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायन एज इट इज रहेगा तो सॉल्यूशन बेसिक। तो यहां पर जब वीक एसिड वीक बेस होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक pKa और pKb ने डिसाइड करना है। लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के चारों फॉर्मूलाज में pKw है और pKw टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की पीएच हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्ट की पीएच चेंज होगी, क्योंकि pKw चेंज हो जाएगा। राइट? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? और लास्ट के दिनों में तो थोड़े जागरूक स्टूडेंट हो जाओ बच्चों। मैंने टॉपिक पहले इसलिए डाल दिया था कि थोड़ा सा आइडिया लेकर आओगे और जिस चीज से डरते हो उस चीज को डिस्कस भी कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने डाला हुआ है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की 3 कैटेगरीज हैं, एक एसिडिक बफर है, एक बेसिक बफर है और एक न्यूट्रल बफर है। पहले आपको ये जानना है, दिस क्लासिफिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच। अगर आप ये कहें कि एसिडिक बफर की पीएच एसिडिक होती है, बेसिक बफर की पीएच बेसिक होती है, या न्यूट्रल बफर की पीएच न्यूट्रल होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो बफर सॉल्यूशंस आर दोज which have ability to resist change in pH on addition of small amount of acid or base. तो बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस की एडिशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन का बेस पीएच नहीं है, इनकी क्लासिफिकेशन का बेस नेचर है। तो एसिडिक बफर किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट का सॉल्यूशन हो। तो अगर मेरे पास एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो एसिडिक बफर कहलाएगा।
फॉर एग्जाम्पल साइनिक एसिड एंड पोटाशियम साइनाइड। तो मैंने वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर लिया और उसे एसिडिक बफर का नाम दिया। बेसिक बफर वो होगा जो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। तो मेरे पास अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया प्लस अमोनियम सल्फेट, दे आर बेसिक बफर। न्यूट्रल बफर वो सॉल्यूशन होगा जो आपके पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस होगा, जैसे कि अमोनियम एसीटेट, जैसे कि अमोनियम साइनाइड। तो हमारे पास वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को दो नामों से आप जानेंगे। एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का न्यूमेरिकल आएगा हाफ ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb, और एक आपके पास उसको न्यूट्रल बफर कहा जाएगा। हाँ जी देवांशी बोलिए। सर जैसे इसमें तो दो कंपोनेंट हमने मिक्स करे हैं, वो भी तो होता है जिसमें एक ही कंपोनेंट मिक्स करते हैं। कोई ऐसा बफर नहीं होता जिसमें एक ही कंपोनेंट मिक्स करते हैं। बफर हमेशा जनरेट जो है वो दो के मिक्सचर से आता है। एक ही कंपोनेंट है तो आप इसको लास्ट वाले को बोल सकते हो। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। इसको बोल सकते हो। आपने अमोनियम एसिटेट तो एक ही कंपाउंड लिया ना, एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है। ओके सर, है ना, इसको बोल सकते हो अगर ऐसा आप सोच रहे हो, राइट। तो हमारे पास एसिडिक और बेसिक बफर ऐसे बनते हैं। एसिडिक बफर की पीएच की इक्वेशन होती है पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, सॉरी सॉल्ट अपॉन एसिड। तो हमारे पास एसिडिक बफर होगा तो हेंडरसन इक्वेशन ऐसी दिखेगी। बेसिक बफर होगा तो पीएच इज इक्वल्स टू pKw माइनस pKb माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। तो हमारे पास एसिडिक बफर में सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसका सॉल्ट, बेसिक बफर में वीक बेस और उसका सॉल्ट, न्यूट्रल बफर में वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन बनना चाहिए। उसे आप बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब उसकी कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन होती है आपने एसिटिक एसिड ले लिया, ये आपके पास सॉल्यूशन है, आपने इसमें NaOH डाल दिया तो यहां पर एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये बेस स्मॉल अमाउंट में है तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक बफर बन जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का था, हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस हमने स्मॉल अमाउंट में ऐड किया तो रिएक्शन के एंड में वीक एसिड सरप्लस बच गया और सॉल्ट जनरेट हो गया। तो हमारे पास वो एसिडिक बफर बन जाएगा। इसी तरह आपने एक वीक बेस लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सॉल्यूशन था, आपने HCl ऐड किया, अमोनियम क्लोराइड बनना ही है, लेकिन ये आपने स्मॉल अमाउंट में लिया तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक बफर बन जाएगा, राइट। अब इसके बाद एक तीसरी टाइप की कंडीशन जो बच्चों को जनरली उलझा लेती है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट लिया, उसमें आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, ये सॉल्यूशन था, ये आपने ऐड किया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। पर ये स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। अगर ये आपके पास X है, ये आपके पास Y है, Y स्मॉल है, तो ये X माइनस Y होगा, ये 0 होगा, ये Y होगा। तो रिएक्शन के एंड में आपके पास वीक बेस एंड इट सॉल्ट हो गया तो सॉल्यूशन बेसिक बफर हो गया। तो जब हम बात करते हैं बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर या एसिडिक बफर की तो एसेंशियल डेफिनेशन सेम है। Acidic buffer means a buffer solution which contains weak acid and its salt. It can be generated by adding small amount of base in excess of acid
or small amount of acid in the soil. Likewise, basic buffer can be obtained by adding small amount of acid in excess of weak base or small amount of strong base in the salt solution of weak base. So you can generate buffer solution by any of these. आसान न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली एसिड बेस दिया हुआ है, डिफिकल्ट है तो कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट दिया हुआ है, राइट? तो बफर सॉल्यूशन के लिए हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन और कोई टॉपिक आपको लगता हो इक्विलिब्रियम पर आपको पूछना है। सर एक बार बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूला समझाओ। बेटा हमने कहा जो एसिडिक बफर होते हैं, एसिडिक बफर में हमारे पास pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आता है। ये कहां से आता है एक्सप्रेशन? आपने एक वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड, आपने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, वो एसिटेट आयन इनटू H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप यहां पर H पॉजिटिव लिखते हैं तो वो K इनटू एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन हो जाता है। अब ये एसिटेट आयन सॉल्यूशन में सॉल्ट से आएगा, एसिटिक एसिड एसिड है, इसी को माइनस लॉग लगाया और ये एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज द वे यू कैन वर्क ऑन एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के लिए इस तरह से सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। इसी तरह आपके पास बेसिक बफर है। बेसिक बफर के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा pH इज इक्वल्स टू pKw माइनस pKb माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। अब बेसिक बफर है तो उसकी प्रॉपर्टी pH तो है ही नहीं, तो हमने जो सॉल्यूशन से निकाला था वो pKb था, सॉरी pOH था। जो सॉल्यूशन से निकाला था वो pOH था। pOH was equals to pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। क्योंकि हमें pH चाहिए थी तो हमने लिखा pH इज इक्वल्स टू pKw माइनस pOH और ये फॉर्मूला। तो हेंडरसन्स इक्वेशन कहती है कि जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो एनायन या कैटायन जो है वो सॉल्ट से आते हैं और अनआयनाइज्ड एसिड और अनआयनाइज्ड बेस एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट से आते हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर है फॉर्मूला या कोई और डेरिवेशन करके समझाऊं? क्लियर है सर। राइट। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? केएसपी वाला पार्ट समझा दो। हाँ जी, केएसपी में आपका बेसिक कंसर्न क्या है? सर वो सॉल्युबिलिटीज। एक बार ओवरव्यू दे दूं या आप कुछ स्पेसिफिक चीज पूछना चाहती हैं? सर ओवरव्यू ही दे दो। फाइन। हमने कहा हमारे पास एक सॉल्ट है Ab2, ये स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसको पानी में ऐड किया, A2 पॉजिटिव एक्वस और 2B नेगेटिव एक्वस बन गया। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्यूशन, सॉरी मोलैरिटी ऑफ स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने कहा इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे A2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू B नेगेटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Ab2 सॉलिड लिखेंगे। क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिटी लेते हैं इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखते, क्योंकि हम कंसंट्रेशन में सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयंस ले रहे हैं इसलिए इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह देते हैं, राइट? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which represent the product of concentration of ions produced from sparingly soluble salt in its saturated solution. Important term है कि molarity वो ले रहे हैं
जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आएगी। तो KSP is equals to 4S cube. So solubility is equals to cube root of KSP by 4. Right? Okay, sir. तो हम स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट को इस तरह से सॉल्युबिलिटी से रिलेट करते हैं। हमने कहा जब भी आपको कंपैरेटिव सॉल्युबिलिटी आ जाए, अगर तो कोफिशिएंट सेम है, अगर तो कोफिशिएंट सेम है 1:1, तो आप KSP को डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोफिशिएंट जो हैं वो डिफरेंट हो जाएं, तो आप सॉल्युबिलिटी के लिए KSP को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का रिलेशन अलग हो जाएगा। अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम है तो ऐसा कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर प्रेसिपिटेशन पर आता है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन आता है। वहां आपको ये कंसेप्ट लगाना है, वहां आपको आयनिक प्रोडक्ट को QSP लेना है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP लेना है। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाने का मतलब सॉल्युबल है सॉल्ट। अगर QSP ग्रेटर देन KSP होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। दोनों बराबर हैं तो ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये रिलेशन है, राइट? Yes, sir. और कोई Thank you, कंसर्न बेटा? नहीं। बफर एक्शन। बफर एक्शन में क्या पूछेगा सर एक बार ओवरव्यू। बफर एक्शन में हमने कहा लेट से हमारे पास एसिडिक बफर है, उसमें हमारे पास एसिटिक एसिड है और सोडियम एसिटेट है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो A है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो B है। ये रिजर्व एसिड है और ये रिजर्व बेस है। तो अगर मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव ऐड किया स्मॉलर अमाउंट X में, तो ये क्या चेंज करेगा? इट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन रिजर्व बेस। तो जो नई pH आएगी वो pK प्लस लॉग ऑफ, ऊपर सॉल्ट होता है B-X और नीचे एसिड होता है A+X हो जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ H पॉजिटिव। और अगर मैं OH नेगेटिव ऐड करता हूं Y वैल्यू से, सो pH विल बी pK प्लस लॉग ऑफ B प्लस Y A-X। तो एसिडिक बफर में रिजर्व एसिड अनआयनाइज्ड एसिड है, रिजर्व बेस हमारे पास सॉल्ट है। जब बाहर से एसिड ऐड करूंगा तो बेस कंज्यूम होगा, बेस ऐड करूंगा तो एसिड कंज्यूम होगा। हमने बफर की डेफिनेशन में लिखा इट हैज एबिलिटी टू रेजिस्ट स्मॉल चेंज इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन। इसका मतलब तभी तक कर सकता है जब तक X और Y A और B से छोटे हैं। अगर X और Y A और B के बराबर होंगे या उनसे ज्यादा होंगे तो रिजर्व एसिड या रिजर्व बेस खत्म हो जाएगा, तो बफर एक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो रिजर्व एसिड का मतलब अनआयनाइज्ड एसिड और रिजर्व बेस का मतलब सॉल्ट है। तो बफर एक्शन कहता है जब एसिड डालते हो तो रिजर्व बेस कम होगा और बेस डालोगे तो रिजर्व एसिड कम हो जाएगा। This is about buffer action, right? Next, that's all.